हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप यूलो सीरीज। और आज है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम कुछ और जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं थर्मोडायनेमिक्स को, उनको भी देख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर दो गैसेस को हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से फाइनल टेम्परेचर या CP और CV हम मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए किस तरीके से पता कर सकते हैं। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हमारे गैस थर्मोमीटर किस तरीके से काम करता है, गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, या फिर फेज चेंज के दौरान किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन होती है। और लास्ट में देख लेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको फिर से बहुत मज़ा आने वाला है। आखिरी वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का, इसके बाद आपको डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके, क्योंकि एजुकेशन ही वो टूल है जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सभी को ये टूल मिलना चाहिए। तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि हम सभी तक वो मौके पहुंचा सके, वो अपॉर्चुनिटी पहुंचा सके कि सब लोग अपनी ज़िंदगी बदल पाएँ। इसके लिए प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस बना के ला पाऊँ आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री में। आप चाहो तो पेपैल या पेट्रियन का भी यूज़ कर सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको इस सेशन के कलरफुल नोट्स की PDF भी एब्सोल्युटली फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Is there a limit to the minimum pressure possible for an ideal gas that follows the process T is equal to T naught plus alpha V square, where T naught and alpha are constants? If yes, find it. तो ये हमें एक अजीब सा प्रोसेस दे दिया है, ऐसा प्रोसेस अभी तक हमने नहीं देखा था, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें देखो यहाँ पर दिख रहा है T और V में कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं ये प्रोसेस होगा कैसा। तो मैं एक TV ग्राफ बनाऊंगा। ये है हमारा टेम्परेचर, ये है हमारा वॉल्यूम। अच्छा, जिस वक्त वॉल्यूम की वैल्यू 0 है, रियल लाइफ में हो सकती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम जब 0 होगी तो टेम्परेचर T0 वैल्यू पे होता है। तो यहाँ कहीं पे हमारा ग्राफ होगा, इस जगह पे ना। वॉल्यूम 0 है तब टेम्परेचर की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। फिर उसके बाद वॉल्यूम में बढ़ते जाओगे तो अल्फा स्क्वायर के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आने वाला है। हमारा जो प्रोसेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, पैराबोलिक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बताओ इसमें क्या मैं देख के बता सकता हूँ प्रेशर कितना है। तो देखो, वो जो भी गैस होगी है ना, एक इस तरीके से पिस्टन विस्टन में कहीं पे भी होगी, एक इक्वेशन तो हमेशा वैलिड होती है। कौन सी इक्वेशन है? PV इज इक्वल टू nRT। क्या इससे मैं पता कर सकता हूँ यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर क्या है? देखो, मैं यहाँ का डायरेक्टली तो प्रेशर कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ढूंढता हूँ कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होती जो ओरिजिन से पास करती है तो क्या उस लाइन के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर कांस्टेंट होता है? उस लाइन को इधर लाऊं या इधर लाऊं तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जाता है T इज इक्वल टू P अपॉन NR टाइम्स V। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो T क्या है हमारा Y एक्सिस, ये है हमारा X एक्सिस। अगर ओरिजिन से पास होती हुई कोई लाइन है और उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से पहले तो लाइंस खींच सकता हूँ। देखो, एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो सकती है, तीसरी लाइन ऐसी हो सकती है जो इसकी टेंजेंट होगी, चौथी लाइन इस तरीके से हो सकती है। अगर मैं इन सभी लाइंस को आपस में कंपेयर करूँ, इस वाले कर्व की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, इन सभी लाइंस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है, मान लो इसका है प्रेशर P1, इसका है प्रेशर P2, इसका प्रेशर P3, इसका प्रेशर P4। क्या हम P1, P2, P3, P4 के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? देखो, इन लाइंस का स्लोप मुझे पता है। P1 का स्लोप ज़्यादा है, P4 का स्लोप कम है। स्लोप ये वाली क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे, है ना, y इज इक्वल टू mx। ये x एक्सिस पे वॉल्यूम है, y एक्सिस पे टेम्परेचर है ना। y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म है। जिसके लिए स्लोप ज़्यादा है उसके लिए ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4। तो मैं बोल सकता हूँ P1 इज मोर देन P2, मोर देन P3, मोर देन P4। ओके, अब वो तो प्रेशर इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड है।
अगर हमारी गैस कोई प्रोसेस करते हुए इस जगह से पास होती है तो उस पर्टिकुलर समय में, है ना, तो उसका भी प्रेशर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे आता जाता हूँ, ऐसे आता जाऊँ, ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, ऊपर शायद फिर से प्रेशर बढ़ने लग जाएगा तो जाऊँगा तो, लेकिन मैं कभी भी P3 पे तो नहीं पहुँचा, कभी भी P4 पे नहीं पहुँचा। P4 सबसे कम है, P3 उससे ज़्यादा है। सबसे कम प्रेशर कहाँ पर था? P2 पर, है ना। इस पर्टिकुलर अगर प्रोसेस की बात करूँ वो P1 पे भी थी, P इधर भी कहीं होगी, इधर भी कहीं होगी, सब जगह ही होगी, लेकिन P2 से नीचे वो नहीं जा पा रही है। तो एक्चुअली हमारा जो सबसे कम प्रेशर है ना, वो यही वाला प्रेशर है। और प्रेशर की एक हमारे पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है, और अब हमें पता करना है कि वो वैल्यू क्या है। तो इसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? तो अब ग्राफिकल मेथड की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बस हमारे समझने के लिए था प्रोसेस हो क्या रहा है। इस तरीके से कोई भी प्रोसेस दिया जा सकता है, आप उसको फील कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है t एज ए फंक्शन ऑफ v। तो यहाँ पर मैं v में वेरिएशन ला रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब मुझे करना पड़ेगा कि या तो मैं प्रेशर को एक फंक्शन लिख दूं, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या फिर मैं लिख दूं प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। हमारे पास ये फंक्शंस आ जाएंगे, फिर मैं देख सकता हूँ कि प्रेशर की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। मैक्सिमा मिनिमा से पता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ तो मैं लिखूंगा डी पी अपॉन डी टी। जिस वक्त ज़ीरो हो जाएगा उस वक्त इस फंक्शन का कुछ मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वही प्रेशर की वैल्यू, तो प्रेशर का मैक्सिमा या मिनिमा हमें पता चल जाए। सिमिलरली यहाँ पर मैं कर दूंगा डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू ज़ीरो, उससे मुझे पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी पर हमें प्रेशर का मिनिमा आता है, और वही वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। मिनिमा या मैक्सिमा या कैसे पता चलेगा? तो हमने यहाँ देख ही लिया है कि इसमें मिनिमा ही आ रहा है, मैक्सिमा नहीं आ रहा है। सवाल उठता है कि हम प्रेशर को टेम्परेचर का फंक्शन बनाए कैसे, या प्रेशर को सिर्फ वॉल्यूम का फंक्शन कैसे बना दें। देखो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर को वॉल्यूम की टर्म में रख दूंगा इस जगह से, तो मेरे पास पूरे की पूरी टर्म सिर्फ वॉल्यूम की आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरफ हम जाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर को लिख दो ये, है ना, तो ये हो जाएगा टी नॉट प्लस एल्फा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ये बन गया हमारा प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। फॉर मिनिमा या फिर मैक्सिमा हमें क्या करना होगा, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिस पे हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना, एक वॉल्यूम मिल जाएगा। इससे मान लो हमें रूट मिलता है V1, वो वॉल्यूम की वैल्यू आप इस फंक्शन में रखोगे तो आपको प्रेशर की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका होगा, यहाँ पर हम वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट अपॉन अल्फा, है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट अपॉन अल्फा, या फिर इसी को देखो अंडर रूट ले दोगे तो ये आ जाता है इस तरीके से, ऐसे, करेक्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो प्रेशर बन जाता है प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। वी ये है तो अपॉन वी नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में टी माइनस टी नॉट, और ऊपर आ जाएगा रूट का अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या करना है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। उससे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी हमें जिस पर प्रेशर मिनिमम होगा। तो ये पता कैसे करें, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब ये देख के लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको मैं फिर से रीअरेंज करके लिखता हूँ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो प्रेशर की वैल्यू है एन आर अंडर रूट अल्फा, ये तो हमारी सारी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी नॉट की पावर माइनस वन बाय टू, है ना। ये मैंने लिख दिया। यहाँ से अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा डी पी अपॉन डी टी, और उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़ यहाँ पर रखा रहेगा एन आर रूट अल्फा। अब हमारे पास दो टेम्परेचर के फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो पहले अगर मैं इससे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वो आ जाता है सीधे सीधे वन, और ये हो जाता है टी माइनस टी नॉट इसकी पावर माइनस वन बाई टू, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, प्लस
अब की बार इसे कांस्टेंट मानो तो वो हो जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी तो वो हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी नॉट की पावर, जो भी पावर थी उसमें और -1 हो जाएगा, -½ -1 क्या हो जाएगा -3/2 -3/2। ये हमारा dp/dt आ गया। और इसको इक्वेट कर देना हमें जीरो से। जैसे ही मैं इसको जीरो से इक्वेट करता हूँ देखो ये एन आर अल्फा रूट अल्फा इस तरीके से कट जाता है और हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, यह जाता है टी माइनस टी नॉट की पावर -1/2 प्लस -t/2 इंटू टी माइनस टी नॉट की पावर, ये -3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 एंड टी माइनस टी नॉट की पावर -1/2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आती है, अब ये बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर 1, है ना। तो यह आ जाएगा 1 उस तरफ जाएगा, ये जाता है 2 इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट की पावर -1। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे कि इसकी पावर -1 है, उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाता है 2t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी। यहाँ से हमें मिलता है t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू t/2। यहाँ से हमें मिल जाता है t/2 इज इक्वल टू टी नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी नॉट। ये टेम्परेचर की वो वैल्यू आ गई जिस वक्त प्रेशर सबसे कम होगा, लेकिन प्रेशर नहीं आया, तो प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे प्रेशर जो कि टेम्परेचर का फंक्शन हमने बनाया था, कौन सा था हमारा फंक्शन, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर हम रख देते हैं P मिनिमम, उसकी वैल्यू हो जाती है एन आर, टी की जगह हमें क्या रखना है 2t नॉट, तो हो जाएगा 2t नॉट अंडर रूट ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि सिर्फ टी नॉट बचता है और ये यहाँ से इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास आंसर आता है P मिनिमम इज इक्वल टू देखो 2n/r अंडर रूट ऑफ अल्फा टी नॉट, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास एक रिलेशन दिया था, दूसरा रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों का यूज़ करके हमने प्रेशर को एक टेम्परेचर का फंक्शन बना दिया या फिर वॉल्यूम का फंक्शन बना दिया। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आ जाती है जिस वक्त प्रेशर मिनिमम है, और इसी वैल्यू को वापस से इस रिलेशन में रखोगे तो सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, कोई भी रिलेशन बना के कुछ भी पूछा जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलस का यूज़ करना है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो, पता चल जाएगा उस वक्त वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा। ये कैसे पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा, यहाँ तो हमने ग्राफिकली देख के समझ लिया था कि भाई एक मिनिमम वैल्यू आ रही थी, हो सकता है कोई मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही हो, तो पता कैसे चलेगा। उस केस में आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लोगे कि वो मैक्सिमा था या मिनिमम, तरीके से सॉल्व करते हैं। As an adiabatic gas expands, the average time of collision between its molecules increases by v raised to the power x, मतलब where v is the volume of the gas. Find a relation between x and gamma where gamma is cp by cv. तो ये गामा तो हमें पता था, हमें ये पता करना। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया है एज एन एडियाबेटिक गैस एक्सपेंड्स द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस बाय वी एक्स। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन हमने वो पढ़ा था मीन फ्री पाथ, है ना। तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या थी, वहां से हमारे पास आया था लेमडा एम इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन अपॉन वी इंटू डी स्क्वायर। ओके, ये क्या चीज़ है, तो देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, हमारा जो गैस मॉलिक्यूल ऐसे टकराते टकराते घूमते हैं, ये उसके हर एक कोलिजन के बीच में जो भी पाथ लेंथ है उनका एवरेज मीन फ्री पाथ होता है, वो ये होता है। ओके, जैसे एडियाबेटिक गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करेगी तो देखो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी कम होगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वाली हमारे वॉल्यूम बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मीन फ्री पाथ था, हमसे पूछा है द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम जो होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, वो तो लिखना चाहिए हमें। टाउ एम की जो वैल्यू होती है वो होती है लेमडा एम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी कौन सी होती है यहाँ पे? एवरेज होती है, आरएमएस नहीं होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? 1/√2 पाई n डिवाइडेड बाय v इंटू डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है 8/π/r। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा फॉर्मूला आ गया, आप कहोगे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें यहाँ पे खाली एक चीज़ लिख देनी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और नीचे अंडर रूट का टी है तो यह आ जाता है v/√t। यही हमारे काम की बस इक्वेशन है, इससे हम पता कर सकते हैं। ओके, एज एन एडियाबेटिक गैस एक्सपैंड्स द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज बाई v⁻⁴x। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू v⁻⁴x। हमारा रिलेशन ये निकल के आया और हमसे पूछा गया है कि ये x की वैल्यू क्या है, गामा की टर्म्स में हमें बताना है। x और गामा के बीच में रिलेशन पता करना है, x एंड गामा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास pv⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मुझे यहाँ से ये t एलिमिनेट करना है। मेरे पास tv वाला कुछ रिलेशन होता है, tv⁻γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ t इज प्रोपोर्शनल टू, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो इसकी जो पावर है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाता है t इज प्रोपोर्शनल टू v⁻1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पे हम टेम्परेचर की जगह सम कांस्टेंट इनटू v⁻1 माइनस गामा इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 इससे हमें पता चलता है रिलैक्सेशन टाइम जो है इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर 1 माइनस गामा, और इसका एक्चुअली अंडर रूट 2 था इस तरीके से, तो ये हाफ है ना, ये अंडर रूट के अंदर था, तो पूरे पे अंडर रूट पे हमें लगाना है। तो बस ये t इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम की कुछ पावर्स का खेल आ गया है और वही वैल्यू x के बराबर आनी है। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम की पावर 1 है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की पावर यहाँ से नीचे से हाफ ऊपर आ जाएगी तो वो जाएगी -1/2 इंटू 1 माइनस गामा, है ना। और यही हमारे पास इस तरफ क्या था? v⁻x। यहाँ से क्या मैं देख करके ये बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाता है देखो 1 माइनस, ये 1 एज इट इज आ गया, माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये आ जाता है -1/2 प्लस γ/2 इज इक्वल टू x। ये हो जाता है हाफ एंड गामा, तो x इज इक्वल टू गामा प्लस 1/2। यही हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा था, हमारे पास फॉर्मूला में बस ये पता होना था। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, और अगर एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया है, ये इक्वेशन हमें पता है, ये इक्वेशन हमें पता है, तो उसके बाद सिंपल मैथ्स में ये पावर्स का खेल था और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें थी नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ है सारे के सारे ऑलमोस्ट। आफ्टर हीटिंग द हाइड्रोजन गैस द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम if all walls and the moving piston are adiabatic. Find the final PVT of both the gases and the amount of heat added to H2. तो हमारे पास यहाँ पर एडियाबेटिक इस तरीके से सेटअप है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर ये भी एडियाबेटिक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, P0 V0 T0 P0 V0 T0 पे। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, और क्योंकि पिस्टन मूव कर सकता है तो प्रेशर भी दोनों का सेम ही होगा। इससे हमें क्या पता चल जाता है? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करना शुरू करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो पिस्टन इस तरफ मूव होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हम देखते हैं धीरे धीरे ये इस तरीके से पिस्टन यहाँ पे मूव कर जाता है कि इसकी वॉल्यूम हो जाती है V0/8। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी पहले तो मुझे ये बताओ, है ना। टोटल वॉल्यूम कितना था कंटेनर का? वो था V0 ये वाला और V0 ये वाला, 2 V0। और अब
इसके पास बचा है सिर्फ V0/8। इसके लिए जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास, ये पता कर लेते हैं हम, ये हो जाता है 2V0 माइनस V0/8। ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स V0। हमारे पास इस गैस का फाइनल वॉल्यूम आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें बोला गया है सारी की सारी वॉल्स सब एडियाबेटिक है, यहाँ पे क्या जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एडियाबेटिक हैं। देखो एक एक्सपैंड हो रही है, एक कंप्रेस हो रही है, क्या दोनों एडियाबेटिक है? हीट ट्रांसफर भले ही, देखो इस गैस की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्स से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पिस्टन से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने अलग से एक हीट ऐड कर दी है। तो वॉल्स भले ही एडियाबेटिक हो, अब ये प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है क्योंकि इस गैस के लिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एडियाबेटिक नहीं है। क्या आइसोथर्मल है? नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस है। इस हीलियम के लिए बात करें तो हीलियम के लिए आप देखोगे कि हीलियम के लिए प्रोसेस एडियाबेटिक है। हीलियम पे सिर्फ वर्क किया जा रहा है, हीलियम के साथ कोई भी हीट का एडिशन नहीं हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हीलियम से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर हीलियम प्रोसेस इज एडियाबेटिक। जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मुझे इसके वॉल्यूम्स का रेशियो पता है, पहले V0 था, बाद में V0/8 है। तो क्या मैं यहाँ पे पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके प्रेशर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लेकिन हीलियम है एक मोनो एटॉमिक गैस, तो पहले उसका हम गामा पता कर लेंगे। मोनो एटॉमिक यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई है, तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू हो जाएगी वो 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 5/3 आ जाती है। सॉल्व करते हैं। P1V1 इज इक्वल टू P2V2, गामा लगा देंगे वहाँ पे। P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। P1 था हमारे पास इनिशियली प्रेशर P0, इनिशियली वॉल्यूम था V0 की पावर 5/3 इज इक्वल टू प्रेशर फाइनल हमें पता करना है, वॉल्यूम फाइनल हमारा कितना हो चुका है? V0/8 की पावर 5/3। यहाँ पर देखो V0 और ये V0 एज इट इज़ कट जाएगा क्योंकि दोनों की ही पावर 5/3 है, इसकी भी पावर 5/3, इसकी भी पावर 5/3। यहाँ से हमारे पास बचता है P2 इज इक्वल टू P0 और ये 8 की पावर 5/3 है इफेक्टिवली, ये इधर चला जाएगा तो जाएगा इंटू 8 की पावर 5/3। क्या हम 8 की पावर 5/3 पता कर सकते हैं? देखो 8 की पावर 5/3 है, 8 की पावर से 1/3 होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा 2, और 2 की पावर 5 चढ़ा दो तो वो हो जाता है हमारा 32। 2 की पावर 4 16 और हाँ 32, तो ये वाली वैल्यू है हमारी 32। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है P2 इज इक्वल टू 32 टाइम्स P0। V2 जो इसके लिए फाइनल वॉल्यूम है वो दिया हुआ है V0/8। क्या मैं पता कर सकता हूँ इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? देखो बहुत ही आसान है, हमें पास होता है PV इज इक्वल टू NRT। इनिशियली था हमारे पास P0 V0 इज इक्वल टू NRT0। बाद में हमारा प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 32 टाइम्स P0। वॉल्यूम कर दिया गया है V0/8 इज इक्वल टू NRT। यहाँ से आप देखते हो ये इस तरीके से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। तो हमारे पास बचता है P0 V0 इज इक्वल टू NRT/4। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। P0 V0 इज इक्वल टू NRT0, यहाँ P0 V0 इज इक्वल टू NRT/4। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है T0 इज इक्वल टू T/4, या फिर आप बोल सकते हो T2 जो कि इसका फाइनल टेम्परेचर था उसकी वैल्यू आ जाती है 4 टाइम्स T0। तो हमें इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब पता चल गया, उसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 32 P0 एंड 4 T0। ऑलराइट, इस गैस के लिए हमने सब कुछ पता कर लिया। हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस था, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होती है। हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो था तो हम प्रेशर का रेशियो पता कर सकते हैं। प्रेशर पता चल गया तो पीवी इज इक्वल टू NRT लगाया और टेम्परेचर भी पता कर लिया। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, इस गैस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसको हमने कितना हीट किया अभी नहीं पता, लेकिन जो भी हो यहाँ पर पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो इधर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा। अब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा वो भी होगा 32 P0 के बराबर। हम लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन
है ना। सबसे पहली चीज़ तो हमने देखी थी कि हाइड्रोजन में हीट ऐड हो रही है, तो दिस इज नॉट एडियाबेटिक। ऑलराइट, दूसरी चीज़ हमने देख ली कि P2 इज इक्वल टू 32 टाइम्स P0। इसका भी प्रेशर हमें पता चल गया। क्या इसका मुझे वॉल्यूम फाइनल पता है? देखो फाइनल वॉल्यूम मैं यहाँ से कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं लिखूंगा V2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स V0। अच्छा, इनिशियली यहाँ भी था P0 V0 इज इक्वल टू nRT0। अब प्रेशर भी बढ़ गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ। क्या मैं फाइनल टेम्परेचर पता कर सकता हूँ? बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं लिख लूँगा P0 V0 अपॉन T0, ये होता है हमारा NR, और फाइनली भी यही वैल्यू हो जाएगी। P0 की जगह कितना हो जाएगा हमारा 32 P0, V0 की जगह हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8 V0 डिवाइडेड बाई T फाइनल जो भी T2 है। यहाँ से हमारा P0 V0 कटता है, P0 से V0 कट जाता है, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है T2 इज इक्वल टू 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स T0, ये कट जाएगा 4, और इसकी वैल्यू हो जाती है 60 टाइम्स T0। तो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के सारे पैरामीटर्स पता चल चुके हैं। इसका वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स V0, एंड इसका टेम्परेचर हो चुका है 60 T0। तो हमने ये सारी चीज़ें पता कर ली। अब हमसे PVT, तो दोनों गैसेस का पता चल गए। हमें पता करना है द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू हाइड्रोजन। ये किस तरीके से पता किया जाए? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा। अब हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और पता करेंगे यहाँ पर जो हीट इन हुई है Q, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये हीट हमने किसको दी है? हाइड्रोजन को। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन H2, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आ जाती है Q इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस प्लस डेल्टा U। ऑलराइट, यहाँ पर जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये कुछ वर्क कर रही है। ये वर्क इसने कितना किया है क्या मुझे पता है? क्या मुझे पता है ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर वर्क मैं नहीं पता कर सकता, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, इसका डेल्टा यू मुझे पता है क्या? जी हाँ, इसका टेम्परेचर में डिफरेंस मुझे पता है, तो मैं ये तो पता कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करें? देखो यहाँ पर जो वर्क होगा, ये वर्क किसने किया है? हाइड्रोजन ने हीलियम के ऊपर किया है। दिस वर्क इज W हाइड्रोजन टू हीलियम। ओके, पर क्या मैं हीलियम को अगर देखूं तो उसका तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसके ऊपर जितना वर्क हुआ है उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, तो वो मैं पता कर सकता हूँ। करेक्ट, तो अब मैं आ जाता हूँ फॉर हीलियम। मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब हीलियम के लिए हमारे ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो कोई भी हीट यहाँ पर नहीं दी जा रही, लेकिन इसके ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है। इसने, ये W क्या है? वर्क डन बाय द गैस। हीलियम ने कितना वर्क किया है? हीलियम ने उतना ही वर्क नेगेटिव में किया है जितना हाइड्रोजन ने उसके ऊपर पॉजिटिव ने किया है। करेक्ट, क्योंकि इसने कुछ इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर वो वर्क हो गया, तो बस खाली लिखने का तरीका अलग है। मान लो मैं इसको बोलता हूँ W0, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ W0 प्लस डेल्टा U। तो यहाँ से W0 की वैल्यू क्या आ जाती है? डेल्टा U। W0 क्या है? ये दिस इज इक्वल टू W0, या फिर दिस इज वर्क बाय हाइड्रोजन ऑन हीलियम। ठीक है, डेल्टा U क्या है? डेल्टा U ऑफ हीलियम। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है? डेल्टा U की वैल्यू हमेशा होती है NCV डेल्टा T। हीलियम क्या है? एक मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 R डेल्टा T। अच्छा, मुझे डेल्टा T तो इसके लिए पता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अभी मुझे पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लूँ? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। देखो मुझे NR डेल्टा T है ना,
PV इज इक्वल टू nRT होता है। इस तरफ जो चेंज है वही चेंज इस तरफ होगा, तो मैं nRT को क्या लिख सकता हूँ, 3/2, ये तो एज इट इज़ है, और nR डेल्टा टी को मैं लिख दूंगा डेल्टा ऑफ PV, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1। ठीक, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आती है देखो, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय P2V2, इसका फाइनल P2V2 करो तो वो आ जाता है 32P0 इंटू 1/8 V0, 32P0 इंटू V0 बाई 8 माइनस P1V1 कितना था, P0 V0, इनिशियली P0 V0 वैल्यूज थी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ये आ जाता है इस तरीके से 4 माइनस 1 तो ये 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाती है 9/2 P0 V0। ये है इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ गई है ना। यहाँ से हम देख करके बोल सकते हैं W0 इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ से हमें पता चल जाता है वर्क डन बाय हाइड्रोजन ऑन हीलियम इज इक्वल टू 9/2 P0 V0। ऑलराइट, डेल्टा यू ऑफ हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा यू ऑफ हाइड्रोजन अगेन हो जाएगा NCV डेल्टा टी। यहाँ पर अगेन नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, फिर से हमें सेम चीज़ ये वाली करनी पड़ेगी। देखो CV को आप लिख सकते हो F/2RT। हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन डायटोमिक है तो ये जाता है N इंटू 5/2 R डेल्टा टी। इसी को आप लिख सकते हो 5/2 डेल्टा ऑफ PV विच इज़ इक्वल टू 5/2। इनिशियली इसका जो भी P0 V0 था वो आ जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट होकर के P0 V0, और फाइनली इसका P0 V0 जो है उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 32 P0 मल्टीप्लाइड बाय 15 V0 अपॉन 8। ये हमारा इस तरीके से कट जाता है कितना, 4, तो हमारे पास इसी की वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू 5/2, अंदर है 4 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 60 P0 V0 माइनस P0 V0, ये आ जाता है 59 हो जाएगा, 59 इंटू 5/2, दिस इज इक्वल टू 59 इंटू 5/2 P0 V0। अच्छा, हमारे पास डेल्टा यू ऑफ H2 आ गया है, W0 आ चुका था, तो क्या मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू W0 की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 9/2 P0 V0 प्लस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 59 इंटू 5/2 P0 V0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो P0 V0 डिवाइडेड बाई 2 अंदर आ जाएगा, ये बचता है 9 प्लस 59 इंटू 5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 152 P0 V0, और यही हमारा आंसर है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का और एक आसान तरीका भी हो सकता है। अभी हमने क्या किया था, इसे एक सिस्टम माना, इसके ऊपर अलग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाई यहाँ से, फिर इसको भी एक सिस्टम माना, इसके ऊपर अलग से थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाई। हम एक और काम कर सकते हैं कि इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो इसके ऊपर मैंने कुछ हीट ऐड करी है, क्यों, इस सिस्टम ने कितना वर्क किया है, इसने जो भी वर्क किया इंटरनली वर्क किया है ना, इसने हाइड्रोजन ने जितना वर्क किया पॉजिटिव इसके ऊपर उतना नेगेटिव इसने वर्क किया, तो ये सब इंटरनल वर्क है। इफेक्टिवली जो हमने हीट दी है उससे इन दोनों सिस्टम्स की सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, हम इस तरीके से देख सकते हैं। इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इनिशियली क्या थी, और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो एक हमारे पास अलग तरीका हो सकता है, और Q इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा यू सिस्टम कितना होता है, डेल्टा यू एक के लिए आया था इतना, डेल्टा यू दूसरे के लिए आया था कितना, इतना, और इन दोनों को ही ऐड कर दो तो वही तो हीट हमने सप्लाई करी है, तो ये सिंपली हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है। तो हम पूरे सिस्टम एज ए होल के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड है तो एनर्जी का कंजर्वेशन ही। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ ऑल द वॉल्स एंड द पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटेड
Calculate the work done by 2 moles of diatomic gas at its temperature rises from 300 Kelvin to 500 Kelvin. हमारे पास यहाँ पर परफेक्टली इंसुलेटेड इस तरीके से सेटअप है ना, सारी वॉल्स इंसुलेटिंग है और इसको हीट किया जा रहा है, ताकि इसका टेम्परेचर राइज करता है 300 से 500 केल्विन तक. अब आपको पता करना है फाइंड द वर्क डन बाय 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस एज द पिस्टन कैन मूव फ्रीली या फिर पिस्टन इज फिक्स्ड. सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यहाँ पे वॉल्स एडियाबेटिक होने से क्या ये प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है? नहीं, यहाँ पे हम खुद से हीट ऐड कर रहे हैं. इस सिस्टम के लिए मैं बात करूँ, वो वॉल से भले ही हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन हमने हीट ऐड कर दी, तो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब दिस इज नॉट एडियाबेटिक. ठीक, ओके. तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? पी वी रेशियो पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं है. वर्क डन क्या होता है? अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग होता है. पहले हम ले लेंगे केस ए, द पिस्टन कैन मूव फ्रीली. अगर पिस्टन फ्रीली मूव करेगा, इधर उधर जा सकता है, तो पिस्टन बहुत ज़्यादा आगे तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बाहर भी कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. और यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो यहाँ पर गैस का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर रहने वाला है. तो हम लिख देंगे पी गैस इज इक्वल टू पी आउटसाइड विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना. तो ये एक्चुअली दिखने में लग रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन है ये आइसोबैरिक प्रोसेस. हमें पता क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस. तो वर्क डन का यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला क्या हो जाता है? पी डेल्टा वी. इनिशियल प्रेशर मुझे पता है क्या? नहीं. वॉल्यूम में चेंज मुझे पता है क्या? नहीं. वैसे पी डेल्टा वी को मैं और एक चीज़ लिख सकता हूँ, एन आर डेल्टा टी, है ना. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 8.314. टेम्परेचर में कितना चेंज आया? डेल्टा टी की वैल्यू है 300 से 500, तो यानी कि 200. इसको सिंप्लीफाई करो, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 3326 जूल. यही हमारा आंसर है. देख के लगता है एडियाबेटिक है नहीं. पार्ट बी, द पिस्टन इज फिक्स. पिस्टन मूव नहीं कर सकता. उस केस में क्या आ जाता है? पार्ट बी में मैं लिखूंगा वॉल्यूम एक्चुअली आप देखोगे तो वो कांस्टेंट हो जाता है. तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है. इस बार वर्क डन कितना हो जाता है? वर्क डन इज सीधे सीधे ज़ीरो, क्योंकि गैस एक्सपैंड ही नहीं हो रही है. वर्क डन ज़ीरो. आपके लिए होमवर्क, कैलकुलेट करो इस केस में कितनी हीट सप्लाई की गई थी यहाँ से, इस केस में कितनी हीट सप्लाई की गई थी. कमेंट में उसको आंसर को अपने बताओ. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्री एक्सपेंशन का. फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? अभी तक जब भी हम देख रहे थे कि हमारी गैस इस तरीके से एक्सपैंड करती थी तो बाहर कोई ना कोई दूसरी गैस होती थी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था. तो हम जब भी वर्क करते थे, एक्सपैंड करते थे, तो हमें किसी चीज़ को, गैस को पुश करना पड़ता था. तो उस पुश करने के चक्कर में गैस की एनर्जी खर्च हो जाती थी, है ना. इसीलिए बोलते थे गैस ने वर्क करा है. और गैस ने वर्क कराया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती थी, कहीं से तो वो एनर्जी बैलेंस होनी है, राइट. लेकिन अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं होता है. यहाँ पर होता है हमारे पास वैक्यूम. वैक्यूम इस तरीके से. और यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है इस तरीके से. जैसे मैं स्टॉपर हटा दूंगा, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ तो वैक्यूम है, तो इससे फोर्स लगेगा. इस तरीके से पिस्टन फटाक से यहाँ पर पहुँच जाएगा, खटाक से एक्सपैंड हो जाएगी हमारी गैस. अब इस केस में क्या होगा? हमारा वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखो कि जब इसका एक्सपेंशन हुआ है तो इसको नो अपोजिंग फोर्स मिला है. उसने, किसी ने अपोज ही नहीं किया. आपको कोई यहाँ पे फोर्स ही नहीं मिलेगा तो आप वर्क डन कर ही नहीं सकते. खाली रहेगा तो धक्का देके देखो, किसी को दे ही नहीं पाओगे. कुछ होगा रेजिस्टेंस, तभी तो धक्का दोगे. तो यहाँ पर एक्चुअली कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो हम इसलिए लिख लेंगे नो अपोजिंग फोर्स. इसका मतलब वर्क डन बाय गैस इज गोइंग टू बी ज़ीरो. ऑलराइट. क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हमें दिखाया गया है, वॉल्स आर ऑल एडियाबेटिक, तो हमें पता है हीट सप्लाइड इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. लगाओ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो आ गई, हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो हो गई. बाय डेफिनेशन अब यहाँ पर डेल्टा यू को आना पड़ेगा ज़ीरो. इसका मतलब समझे, एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है ज़ीरो. इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टी
will remain constant. कांस्टेंट तो क्या रहेगा, अनचेंज रहता है फाइनली और इनिशियली. ऑलराइट, क्या ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस तो नहीं है. क्यों नहीं है रिवर्सिबल? मतलब इस तरीके से यहाँ से मैं स्टॉपर हटाऊंगा तो अपने आप गैस इधर एक्सपैंड हो जाएगी. कभी ऐसा नहीं देखेंगे हम कि इस तरह की सिचुएशन हो अपने आप ये पिस्टन इस जगह पे वापस आ जाए, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो ये सब केसेस में इरिवर्सिबिलिटी वगैरह, इसके लिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यूजुअली क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में. फिजिक्स में उसका उतना ज़्यादा काम नहीं है. फिर भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर एंट्रोपी के बारे में. तो एंट्रोपी जो होती है उसको हम बोलते हैं एस, और हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी से. तो ये सब केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इस केस में भी कुछ एंट्रोपी चेंज होता है जिससे हमें पता चलता है ये रिवर्सिबल नहीं है. और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे. इसको खाली लिख लो, दिस इज अ स्टेट फंक्शन. डिटेल्स इन केमिस्ट्री. अब एक बात बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं देखो लिख देता हूँ फाइनली हमारा टेम्परेचर आने वाला है टी नॉट. प्रेशर के बारे में क्या बोलोगे? प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा. कैसे पता करोगे? देखो वॉल्यूम डेफिनेटली डबल हो गया है ना. यहाँ पर वी नॉट था, इधर भी वी नॉट था. अगर ये इधर आ जाएगा पूरा तो इसकी वॉल्यूम हो गई है 2 टाइम्स वी नॉट. अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमेशा वैलिड रहता है. अगर वॉल्यूम डबल हो गया है, टेम्परेचर तो उतना ही था, तो प्रेशर कम हुआ होगा. हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी वैल्यू जाती है पी नॉट डिवाइडेड बाई 2. तो प्रेशर हाफ हो जाता है, वॉल्यूम डबल हो जाता है, टी नॉट के बराबर रहता है. यहाँ पर क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू सब जीरो है. बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल. मिक्सिंग ऑफ गैसेस. मिक्सिंग ऑफ गैसेस में हमें पढ़ना क्या है? देखो हमारे पास इस तरीके से, पहले तो समझो 2 चेम्बर्स हैं और उनके बीच में एक कनेक्शन है, लेकिन उसमें हमने लगा रखा है एक स्टॉपर. तो अभी ये इधर से उधर कोई ना गैस जा सकती है ना जा सकती है. इसमें मान लो हमारे पास है गैस 1. गैस 1 के N1 मोल्स हैं एट टेम्परेचर T1. और गैस 1 की मोनो एटॉमिक है डायटोमिक है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ उसकी CV1 है, जो भी उसकी हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. सिमिलरली मेरे पास हो सकती है गैस 2 जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, टेम्परेचर है उसका T2. उसके लिए मैं लिखूंगा CV2. मोनो एटॉमिक है कि डायटोमिक है मुझे भी नहीं पता. हम एक एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये स्टॉपर को हटा दूंगा तो ये गैसेस मिक्स हो जाएंगी. ये इधर वाली गैस थोड़ी इधर जाएगी, इधर वाली गैस थोड़ी इधर जाएगी. अच्छा, अभी इन लोगों का टेम्परेचर अलग अलग है ना, T1 T2. बाद में जब मिक्स हो जाएंगी तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा. तो वो जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा? इसी को कैलोरीमेट्री में हम किस तरीके से करते थे? वहाँ पे हमारे पास मान लो फ्लूइड होते थे तो हम बोलते थे M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2. ये आ जाता था हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं. वर्क डन वगैरह की कंसिड्रेशन हमें यहाँ करनी होती है, वहाँ पर वर्क डन तो होता नहीं था. किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए? तो देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि देयर विल बी टी फाइनल, जो दोनों गैसेस के लिए सेम रहने वाला है. अच्छा एक बात बताओ, W1 की वैल्यू क्या होगी? W1 है, यहाँ से जब गैस निकलेगी तो गैस 1 ने कितना वर्क किया है. देखो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, वो यहाँ से इधर जाएंगे. अच्छा हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स होते बहुत छोटे. इधर से भी गैस के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे होंगे. क्या वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे? टकरा सकते हैं. लेकिन आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती है कि यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं है जिसको गैस सरकाते हुए उधर जा रही हो. कोई अपोजिंग फोर्स उस सेंस में नहीं है कि यहाँ पर पिस्टन होता है उसको हम सरकाते हुए उधर जाते हैं तो वर्क कर रही हो गैस. यहाँ पर गैस ने कोई वर्क नहीं किया है. इफेक्टिवली गैस का वॉल्यूम बस बढ़ जाता है. वर्क डन यहाँ पर जीरो है. तो आप अज्यूम कर सकते हो कि इसके लिए भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है और सिमिलरली इसके लिए भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है. तो W1 की वैल्यू ज़ीरो है, W2 की वैल्यू भी ज़ीरो है. इट्स लाइक
फ्री expansion. No piston is moving. इसका मतलब no work by the gas. कोई पिस्टन को तो मूव हम कर ही नहीं रहे. ओके, हमें यहाँ पर वॉल्स दी हुई है एडियाबेटिक, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, मान रहे तुरंत से फटाक से ये मिक्स हो जाएंगे. एडियाबेटिक हमारी वॉल्स है, तो क्या होगा हमारे पास, देखो Q1 जो हीट हम इसको दे रहे हैं वो कितनी होगी, Q2 इसको जो हीट दे रहे हैं वो क्या होगी, वो चीज़ें कुछ हो सकती है. लेकिन ओवरऑल इस सिस्टम को हमने कोई हीट नहीं दी, तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू 0. यहाँ पर एडियाबेटिक के नीचे लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अब मैं सिस्टम के लिए जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. Q की वैल्यू है 0, W की वैल्यू क्या है W1 प्लस W2, है ना. इस गैस ने कुछ वर्क किया होता, इसने कुछ वर्क किया होता, दोनों ने ही वर्क नहीं किया, किया भी होता तो इंटरनल टाइप हो जाता वो, तो ये दोनों 0 आ जाते हैं, प्लस डेल्टा U. इससे हमें पता चलता है डेल्टा U की वैल्यू आने वाली है 0. इन दोनों की मिला करके एनर्जी चेंज नहीं होगी. हो सकता है इसने एनर्जी उसको दे दी, उसने एनर्जी इसको दे दी, ये सब चीज़ें हो सकती है. तो हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी. तो हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल. इंटरनल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, एक गैस इंटरनल एनर्जी कैसे स्टोर करके रखती है, वो होती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में. यहाँ पर वो वैल्यू हो जाती है NCVT, है ना. अच्छा, यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर T1 है, इसकी CV भी हमें दी हुई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 CV1 T1. सिमिलरली दूसरी गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, वो हो जाती है N2 CV2 T2 इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी. कैसे पता करोगे, तो हमारे पास दोनों का ही टेम्परेचर हो चुका है फाइनल TF के बराबर, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, N1 CV1 TF प्लस N2 CV2 TF. और यहाँ पर से मेरे पास T फाइनल का फॉर्मूला आ जाता है. देखो T फाइनल यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, T फाइनल का वैल्यू आ जाती है N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन N1 C1 प्लस N2 C2. ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है हमारे मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर है वो पता करने. इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, T फाइनल इज इक्वल टू, पहले हम क्या देखते थे कैलोरीमेट्री में, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2. यहाँ पर N1 C1 हो जाता है, CV1 है ये सारे, ठीक है. ओके, ये CV1 है, CV1 और ये CV2 है, ठीक. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो दोनों गैसेस की अलग अलग CV है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. मुझसे पूछे कि यार ये जो मिक्स करने के बाद मिक्सचर बन चुका है, इसकी कुछ तो CV होगी, क्योंकि हमारे पास ये गैस है टोटल एक मिक्सचर, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है N1 प्लस N2. इसका 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ तो हीट मैं दूंगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा. डिवाइड कर दो N1 N2 से, तो मुझे इस मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल सकती है. तो वही मैं पता कर लेता हूँ, CV ऑफ मिक्सचर. तो ये तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो. दिस इज क्या हो जाता है, हीट रिक्वायर्ड, है ना, Q नीडेड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन. कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो देखो हमारे पास एक गैस है, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊँ या इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊँ, तो दोनों को मिक्स करके साथ में एक साथ टेम्परेचर बढ़ाऊँ, हीट तो उतनी देनी पड़ेगी, एनर्जी कंजर्व रहती है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है CV मिक्सचर की वैल्यू आ जाती है. देखो कितनी हीट दूंगा, इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सिर्फ NCV. यहाँ पर आ जाएगा N1 CV1 प्लस, अब दूसरी वाली गैस के लिए हीट कितनी देनी पड़ेगी, अगेन NCV डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू है 1, NCV की वैल्यू लिख दो यहाँ N2 CV2.
डिवाइडेड बाय, अच्छा ये Q नीडेड टू रेज T बाई 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये पर मोल की बात होती है ना। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला। इसी तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके पास जो Cp का फॉर्मूला आ जाएगा मिक्सचर के लिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बहुत ही सिंपल। और अब देखो हमारे पास Cp आ चुका है, Cv आ चुका है, तो मैं इस मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। गामा हमेशा होता है गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। अगर मैं मिक्सचर की बात करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू Cp ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv ऑफ मिक्सचर। और एक चीज़, हमारे पास एक रिलेशन होता था, आपको याद होगा, मेयर्स रिलेशन। क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो अब हमने देखा था वो मिक्सचर के लिए या मोनोएटॉमिक या डायटोमिक उसका फ़र्क नहीं पड़ता है डेरिवेशन में, तो ये यहाँ पर भी वैलिड होगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस के। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही आसान है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। One mole of oxygen gas at 300 Kelvin is mixed with 2 moles of helium at 400 Kelvin. What will be final temperature, Cv, Cp and gamma for the mixture? बहुत ही अच्छा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो अभी आपको फॉर्मूले पता है, क्या फॉर्मूले पता है, देखो सबसे पहले हम पता करेंगे टी फाइनल। टी फाइनल का फॉर्मूला होता है N1 Cv1 T1 प्लस N2 Cv2 T2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। और इसी तरीके से Cv का मिक्सचर के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो जाता है N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। Cp भी पता करो, गामा भी पता करो, सारी चीज़ें पता करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो है 1 मोल और वो है 300 केल्विन पे। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास पहले तो बताओ Cv क्या होता है। ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, है ना, डायटोमिक है वो। तो इसके लिए हमारे पास Cv की वैल्यू हो जाएगी F/2 यानी कि 5/2 R। इस तरीके से सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के लिए मोनो एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। इसके लिए Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R। हीलियम का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 400 केल्विन, तो यह आ जाता है 400 केल्विन। हम पता करेंगे सबसे पहले टी फाइनल। सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते जाना, सीधे सीधे हमें वैल्यूज़ रखनी। तो हमारे पास N1, यहाँ पर देखो पहले मैं ऑक्सीजन की वैल्यूज़ रख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स है 1 इंटू 5/2 R, इसको मैं वो लिख देता हूँ 2.5 R। टेम्परेचर है इसका 300 प्लस यहाँ पर N2 Cv2 T2 कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा N2 है 2 इंटू Cv2 है 1.5 R इंटू 400 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है N1 Cv1, ये हो जाता है 1 इंटू 2.5 R प्लस 2 इंटू 1.5 R। यहाँ पर सारे के सारे R इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसमें आप 100 कॉमन निकाल लोगे तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास 2.5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 3 7.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2.5 और 3 4 5.5 विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 11 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाती है 355 केल्विन। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। और क्या पूछा है हमसे, Cv की वैल्यू पूछी है, तो फटाक से Cv का फॉर्मूला लगा देंगे। Cv ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू,
हमारे पास ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे वैल्यूज रखेंगे। N1 इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 1, CV1 की वैल्यू कितनी है 2.5 R, प्लस N2 की वैल्यू है 2 और CV की वैल्यू है 1.5 R। डिवाइड कर दो आप इसको N1 प्लस N2 यानी कि टोटल 3 से, इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 प्लस 3 यानी कि 3 4 5 5.5 R डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाता है 11 डिवाइडेड बाय 6 R। बहुत ही आसान था। अब हमें पता करना है CP ऑफ मिक्सचर। तो CP ऑफ मिक्सचर के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सब जगह CV की जगह CP रख दो, लेकिन उससे भी आसान हम मेयर्स रिलेशन लगा लेते हैं, वो हो जाता है CV ऑफ मिक्सचर प्लस R। तो ये हो जाता है 11/6R प्लस R विच इज़ इक्वल टू 17/6R। ये भी हमें पता चल गया। और अब हमसे पूछा जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर, वो हो जाता है CP अपॉन CV। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CP अपॉन CV कर दोगे तो ये आ जाएगा 17/11। तो यहाँ पे आ गए। अब आपसे पूछा भी जा सकता है इसको मिक्स करके इसके ऊपर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस कर देंगे तो PV रेज़्ड टू द पावर गामा कांस्टेंट रहता है, तो उसमें गामा क्या यूज़ करना है 17/11। बहुत ही आसान सवाल था। अगेन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, व्हाट विल बी द गामा ऑफ द मिक्सचर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। CP पता करो, CV पता करो, गामा पता करो मिक्सचर का। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट जरूर करना। फेस चेंज, हमारे पास फेस चेंज क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाओ या लिक्विड से गैस बन जाओ, या फिर इसके उल्टे भी हो सकते हैं, यही हमारे फेस चेंजेस है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से काम करता है, वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग, अच्छा मेल्टिंग के लिए मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा। Q क्या होती है, जब हम मेल्ट करते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाली जो हीट सप्लाइड होती है, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, वर्क डन कितना हो जाता है, देखो हमारे पास वर्क डन, यहाँ पे जो हम बात करते हैं वर्क डन होता है P डेल्टा V। P डेल्टा V तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, और एक्चुअली यही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V प्लस हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिड का कुछ वॉल्यूम था, लिक्विड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट उतना ही होता है। आइस के केस में तो फिर भी, वाटर के केस में वो चीज़ काफ़ी वेरी कर जाती है, लेकिन बाकी तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा V को अप्रोच करा देते हैं 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है डेल्टा U इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही हमारा रिजल्ट आ जाता है, और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये 0 से ज़्यादा है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, मास भी पॉजिटिव होता है। तो जब आइस मेल्ट होती है तो आइस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बढ़ जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए, सॉलिड में वो सब बंधे होते हैं, थोड़ा लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं। तो बस यही था। अब हम देखेंगे हमारा जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में क्या होगा, पहले तो हम फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखें, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। जल्दी जल्दी से चीज़ें देखते जाएंगे। हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाइड कितनी होती है, उसमें तो कुछ सोचने नहीं है, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा, वेपराइजेशन क्या कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, यस। हम जब पानी को बॉईल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही तो वेपराइजेशन हो रहा होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हम बोलेंगे P कांस्टेंट आ जाएगा, अगेन डेल्टा V आ जाएगा प्लस डेल्टा U, ओके। अच्छा, डेल्टा V क्या होगा इस बार, लिक्विड मान लो मैं इवेपोरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक भगोना भर के मेरे पास लिक्विड था, लेकिन जब वो वेपर बन जाएगी तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, इनिशियली बहुत कम था, फाइनली बहुत ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं डेल्टा V इज़ वेरी हाई,
और आप देखोगे शायद इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिर्फ डेल्टा यू के बराबर है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारी जो स्टीम बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। इसी को हम लिख लेंगे, दिस इज़ वाई एल वी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल एफ। हमसे अगर कोई पूछे कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है वेपराइजेशन में, देखो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी m इंटू एल वी एज इट इज़ रहेगा, ये टर्म इस तरफ चली जाएगी तो ये हो जाएगा m इंटू एल वी माइनस p, p कौन सा लिया जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यही हमारा फॉर्मूला आ जाता है। बस ये समझने का तरीका है कि किस तरीके से फेस चेंज के दौरान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज़ किया जा सकता है। बस दो की चीज़ें, एक बार वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है मेल्टिंग में, लेकिन इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका जवाब आधे इंटरनेट पे गलत मिलता है। अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन व्हिच ऑफ दीज फोर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर गैस एक्सपैंड हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रही हैं चीज़ें। और क्या हमारे पास किस तरीके का थर्मोमीटर है, पहले तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कैसे काम करता है ये देख लें। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ये वाला है और गैस थर्मोमीटर ये वाला है। दो अलग तरह के गैस से थर्मोमीटर बनाए जा सकते हैं, दोनों की फंक्शन समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैस थर्मोमीटर किस तरीके से काम करेगा। मान लो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक गैस ट्रैप्ड है, यहाँ पे मान लो लिक्विड मर्करी है या कोई भी चीज़ है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा आप क्या बता सकते हो इसके प्रेशर के बारे में। यहाँ पर देखो ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, ओपन है तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका भी प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर ही होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ऑलराइट, तो हमारी जो इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू P अपॉन एन आर टाइम्स V, या फिर T इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने थर्मोमीटर बनाया, और ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली हमारा चार्ल्स लॉ होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दिस इज चार्ल्स लॉ। क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर किस तरीके से काम करता है इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मान लो कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ पे मान लो इसका वॉल्यूम बहुत सारा है, इसमें थोड़ी सी गैस जा पाएगी, इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हम नहीं मानते। इसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस इसको नीचे इस तरीके से लिक्विड को पुश करती है और ये इस तरीके से ऊपर जाता है। हमारे पास गैस का प्रेशर बढ़ रहा है अभी, है ना, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास इस तरीके से एक मैकेनिज्म है, इसमें बहुत सारा लिक्विड ये वाला भरा होता है, और लिक्विड इस तरीके से भरा होता है, हम इसको ऊपर नीचे करते हैं ना, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरीके से लिक्विड फ्लो होता है यहाँ पर, कि हमारे पास देखो लिक्विड के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेम लेवल पे लिक्विड हमेशा रहने वाला है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना। तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पर जो गैस का लेवल है वो हमेशा एक फिक्स मार्क पर आ जाए। तो आप इस लिक्विड को गर्म करोगे, गैस एक्सपैंड होएगी, इसको नीचे पुश कर देगी, लेट्स से ये लिक्विड यहाँ तक आ गया ये वाला, और ऊपर यहाँ तक आएगा, फिर आप इसको एडजस्ट करते हो इस तरीके से, प्रेशर यहाँ पे बढ़ाते हो कि वापस यहाँ पर आ जाए हमारे पास लिक्विड, यहाँ मार्क तक आ जाए। बेसिकली इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन हमने इसकी हाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट किया है। तो हम यहाँ पे ये हाइट को मेजर करते हैं, हमने उसको कितना ऊपर या नीचे किया है, तो हम हाइट को मेजर कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, है ना, प्रेशर में ही चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेशर में चेंज को मेजर करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू
कांस्टेंट, जैसा हमारे नाम में भी है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT है, इसी को मैं रीअरेंज कर दूंगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन NR टाइम्स P। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कौन सा लॉ है? तो ये इनमें से कोई सा भी लॉ नहीं है, ये एक्चुअली हमारा गे लुजैक्स लॉ। वो इसमें ऑप्शन होता तो वो हमारा करेक्ट आंसर होता। यहाँ पर कोई भी आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछा जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए किस तरीके से दो अलग अलग गैस थर्मोमीटर्स काम करते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है? देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है। जितने भी मॉड्यूलस होते हैं वो सब मॉड्यूलस का मतलब ही है रेशियो। तो बल्क मॉड्यूलस B को लिखा जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? हमारे पास मान लो एक गैस है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स ऐसे तो लगा नहीं सकता, मैं प्रेशर लगाता हूँ। तो स्ट्रेस का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो एक्चुअली होता है हमारा प्रेशर। क्या हो जाता है? विच इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा माना जाएगा? यहाँ पर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में स्ट्रेन कितना है? ये डेल्टा वी नहीं होता, स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी, रेशियो होता है यहाँ पे भी। ये हो जाता है डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये हमें पता करना है। अच्छा, पी भी प्रेशर नहीं देखा जाता है, ये हमने कितना एक्सेस प्रेशर लगाया। ठीक है, कुछ उसका पहले से प्रेशर था, गैस यहाँ पर रखी हुई है, उसका पहले से कुछ प्रेशर था, मैंने उसको कुछ दबाया, उस पर कुछ प्रेशर लगाया, तो वो कितना वॉल्यूम उसमें चेंज होता है। मेरे एक्सेस प्रेशर के कारण कितना एक्सेस वॉल्यूम में चेंज आया, स्ट्रेन आया, वो हम देखते हैं। ये हो जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। और आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं प्रेशर लगाता हूँ तो वो पॉजिटिव होता है ना, प्रेशर तो पॉजिटिव लगाते हैं। प्रेशर पॉजिटिव लगाऊंगा तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम कम होगा। अगर प्रेशर पॉजिटिव लगाऊंगा तो डेल्टा वी नेगेटिव आ रहा है, तो इसको डेफिनेशन में ही चेंज कर दिया गया है कि इसको आप माइनस इस तरीके से लगा दो, तो हमारे पास ये जो टर्म आएगी अभी ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ जाता है माइनस, इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, वी डी पी अपॉन डी वी। इसको हमने डेल्टा को डी कर दिया, छोटे छोटे चेंजेस कर दिए। तो बस यही एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास गैसेस की बात होती है तो हर एक चीज़ प्रोसेस डिपेंडेंट है ना। आइसोथर्मल में कुछ और होगा, एडियाबेटिक में कुछ और होगा, आइसोबैरिक में कुछ होगा, आइसोकोरिक में कुछ और चीज़ होगी। तो देख लेते हैं हर प्रेशर के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस को। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा बल्क मॉड्यूलस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? अरे हमारे पास वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्क मॉड्यूलस डिफाइन ही नहीं होगा। सेकंड प्रोसेस पे आ जाओ, हमारे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं उसको दबा ही नहीं सकता, है ना। मेरा डीपी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगेन बल्क मॉड्यूलस, कोई सेंस नहीं बनाता ये बल्क मॉड्यूलस की बातें करना। तीसरे प्रोसेस पे आते हैं। तीसरा प्रोसेस हमारा होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए हम लिखेंगे T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब ज़रूर बल्क मॉड्यूलस की बात काम आएगी। हमें पता क्या करना है, DP अपॉन DV। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू V। हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू V वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना। तो पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हो जाता है। पहले P को कांस्टेंट रखोगे तो फिर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो आने वाला है 1 प्लस, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया जाएगा तो V इस तरफ आ जाता है, और प्रेशर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाता है, DP अपॉन DV विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0।
अच्छा, हमारा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। तो ये वी डी पी अपॉन डी वी तो आ ही गया, है ना? ये इस तरफ जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा अपने आप। यहाँ से हमें पता चल जाता है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू पी, विच इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस। और यही हमारा आंसर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो प्रेशर की वैल्यू ही बल्क मॉड्यूलस हो जाती है। बहुत ही आसान था। अब देखते हैं हमारा जो एक और आखिरी चौथा प्रोसेस बचा है वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब हमें फिर से यही चीज़ पता करनी है। कैसे पता करोगे? सेम जो हमने यहाँ किया वही यहाँ कर देंगे। लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको तो हमारे पास यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन। तो पहले इसको कांस्टेंट मानो, फिर इसको कांस्टेंट मानो, करना शुरू करो। पहले प्रेशर को कांस्टेंट मान लूंगा तो यह आ जाता है पी। इससे डिफ्रेंशिएट करो तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पी इंटू गामा टाइम्स वी की पावर गामा माइनस वन। और क्योंकि ये वॉल्यूम था, डिफ्रेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे थे, तो ये इतना ही आ जाता है। प्लस अब की बार इसे कांस्टेंट मान लो तो ये हो जाता है वी रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू, हमारे पास ये है कांस्टेंट, वो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा जीरो। यहाँ पर क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू पी गामा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम की पावर गामा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम की पावर गामा डी पी अपॉन डी वी, है ना? यहाँ से इसकी वैल्यू ज़ीरो थी तो ये कट जाता है हमारा इस तरीके से और हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी। और यही हमारा बल्क मॉड्यूलस है। तो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाती है ये, और आइसोथर्मल में वैल्यू आ जाती है सिर्फ प्रेशर। बहुत ही सिंपल था, है ना? तो प्रेशर के बराबर होता है, एडियाबेटिक है तो गामा मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसमें किस तरीके के सवाल पूछेंगे? क्या ऐसे पूछेंगे कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? तो वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी वो सब प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो हम बहुत सारे तरीक़ों से वो सब पता कर सकते हैं, पर हमें ये पता होना ज़रूरी था, इसलिए हमने बल्क मॉड्यूलस के बारे में पढ़ लिया। Which of the following graphs correctly represent the variation of beta, which is equal to minus dv upon dp upon v with p for an ideal gas at constant temperature? किस तरीके से सॉल्व करोगे? पहली बात तो क्या ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है? नहीं, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस नहीं। उसके जैसा कुछ दिख रहा है पर ये एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस नहीं है। अभी हम देख भी लेंगे कैसे। और कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर आपको बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू पता है तो आप इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया? देखो, हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की कोई जानकारी नहीं होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म है डी वी अपॉन डी पी, है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वैल्यू कांस्टेंट आ रखी है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और एक टर्म निकल के आती यहाँ से कुछ ऐसी, तो उससे मैं बीटा पता कर लेता। और बीटा और प्रेशर में क्या रिलेशन है वो हम पता कर सकते थे, और उसका ग्राफ क्या है वो हम बता सकते हैं। तो ये एक तरीका है, और ये हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। तो हमारे को देखो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या पता चलती है? बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी होता है, और उसकी वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में आ जाती है प्रेशर के बराबर। अच्छा, ये होता है हमारा बल्क मॉड्यूलस, है ना? बल्क मॉड्यूलस। ये जो बीटा हमसे पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखो। ये बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी डी पी, है ना? दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। ये एकदम उसका उल्टा है यहाँ पर।
तो बीटा इज इक्वल टू 1/p हमें यहाँ से पता चल गया, यानी कि बीटा इंटू प्रेशर इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा होगा, बीटा इस तरफ है, प्रेशर इस तरफ है, ये हो जाता है हमारे पास y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला ग्राफ आने वाला है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज करने की हमें कोशिश करी, ये बल्क मॉड्यूलर जैसा मिलता जुलता दिखता है, अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देते है ना, तो भी हम उसको सेलेक्ट कर लेते, लेकिन इन्हें एक ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो हम गलती करते तो भी वैसा ऑप्शन इन्हें बनाया नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, हमारे पास देखो यहाँ पर मान लो दो गैसेस हैं, इसमें एक गैस है इस तरीके से और उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n1, और हमारे पास दूसरी एक और गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं n2। अच्छा, दोनों गैसेस अगर एक चेम्बर में इस तरीके से मिक्स की हुई हैं तो उनके टेम्परेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का ही टेम्परेचर होगा सेम। दोनों के वॉल्यूम के बारे में आप क्या बोल सकते हो, दोनों इस वेसल को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रखे हैं, दोनों इतने छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इसमें दूसरी गैस है या नहीं, दोनों इस तरीके से बिहेव करेंगे कि उनके पास पूरा वॉल्यूम उनका खुद का है। तो V और T तो दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए अलग है। हमारे पास इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हमारे पास V और T तो देखो दोनों में सेम आ रहे हैं, दोनों के लिए अगर n की वैल्यू अलग है तो दोनों के लिए P की वैल्यू अलग है। इसका मतलब अगर मैं एक गैस से पूछूं कि तुम इतने बड़े चेम्बर में इस टेम्परेचर पे रहोगी तो कितना प्रेशर लगाओगी, तो वो बोलेगी मैं लगाऊंगी प्रेशर P1, और वही हो जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर। अगर मैं दूसरी गैस से पूछूं कि इतने बड़े वॉल्यूम में तुम्हें इस टेम्परेचर के साथ मैं छोड़ दूं तो तुम कितना प्रेशर एक्सर्ट करोगी इन वॉल्स पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज़ ये भी करेगी और बताएगी मैं लगाऊंगी प्रेशर P2। तो यही जो हो जाते हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स, वो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब वॉल से पूछो, वॉल बोलेगी मुझे एक गैस ने लगाया P1, दूसरी ने प्रेशर लगा दिया P2, इसके ऊपर टोटल कितना प्रेशर लगा। तो इस सिलेंडर से आप पूछोगे, ये बोलेगा मुझ पे तो प्रेशर लगा है टोटल P की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर लग गया मान लो प्रेशर P। इससे पूछो इसका वॉल्यूम कितना है, तो बताएगा मेरा भी वॉल्यूम V है। इसी से पूछ लो कि इसका जो टेम्परेचर है कितना है, वो टेम्परेचर भी इतना ही है। और इससे एक और चीज़ पूछो कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये बोलेगा n1 इसके थे n2 इसके थे, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n टोटल। ये हमारे पास कुछ रिलेशंस है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऑल राइट, हम इसी इक्वेशन को अगर देखें तो मैं लिख सकता हूँ n टोटल इज इक्वल टू n1 प्लस n2। अब PV इज इक्वल टू nRT का अगर मैं यूज़ कर लूँ तो देखो मेरे पास क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू PV अपॉन RT। इस तरफ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, PV अपॉन RT इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या वैल्यू लिख सकता हूँ n1 की वैल्यू आ जाएगी P1V अपॉन RT प्लस यहाँ से मेरे पास n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू P2V अपॉन RT। सारे के सारे वॉल्यूम कट जाएंगे, सारे RT कट जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या जाती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और यहाँ पे मैं और गैसेस मान लो ऐड करता चला गया तो प्लस P3 प्लस जितनी भी गैसेस ऐड करनी है कर लो। और यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमारे पास जो ओवरऑल प्रेशर होता है वो हर एक इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उन्हीं के स्केलर सम ही होगा, यहाँ वेक्टर सम होता नहीं है, प्रेशर का वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पे आप और एक चीज़ पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो कि P1 अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाएगी P1, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ N1 RT अपॉन V डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी N टोटल RT अपॉन V। करेक्ट। अगेन ये यहाँ पे इस तरीके से कट गए, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है N1 अपॉन N टोटल। बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स।
तो रेशियो ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब मैं बोलूं कि इस गैस ए का पार्शियल प्रेशर गैस ए से डबल है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके नंबर ऑफ मोल्स से डबल है। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। बस यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज के वीडियो का आखिरी सवाल, टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास मान लो A एंड B दो गैसेस हैं, इनके एटॉमिक मास हो जाएगा m1 m2 और उनका रेशियो हमें दे दिया है 2:3। तो m1 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू दे दी है 2/3। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन एनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3। ओके, अब इनका कुछ प्रेशर भी है, इसका प्रेशर है P1, इसका पार्शियल प्रेशर है P2। हमें P1 अपॉन P2 भी दे दिया है 4/3। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज इज, डेंसिटी का रेशियो पता करना है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कौन सा मास है ये? मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये कितना टोटल मास है उसकी बात होती है ना, टोटल मास की बात की जाती है। वॉल्यूम दोनों के लिए, मान लो दोनों को अगर हमने एक चेंबर में रखा हुआ है, इसीलिए तो पार्शियल प्रेशर की बात हुई, तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दोगे m1 से, उससे हमें पता चल जाएगा टोटल मास कितना है। फिर आप डेंसिटी का रेशियो पता कर सकते हो। आपको जरूरत पड़े तो PV = nRT का भी यूज कर लेना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो, मुझे डेंसिटीज का रेशियो पता करना है। डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2। ओके, कैसे पता करोगे? देखो, वॉल्यूम तो पहले अपने आप यहाँ पर कैंसिल होगा इस तरीके से। हमें अब जो पता करना रह गया वो है सिर्फ m1 अपॉन m2। मास क्या होता है? वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड भी हो जाएगा n2 into m2। ओके, मुझे m1 अपॉन m2 तो पता ही है, m1 अपॉन m2 की वैल्यू है 2/3। और पार्शियल प्रेशर के जो डाल्टन का लॉ है उससे मुझे पता है कि यही वैल्यू इक्वल टू हो जाती है n1 अपॉन n2 के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 विच इज इक्वल टू 8/9। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, हमें बस ये देखना था कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमें देता है टोटल मास, और उसी से हमें डेंसिटीज का रेशियो पता चल जाएगा। बहुत ही आसान था। थर्मोडायनेमिक्स का ये आखिरी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट करें ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस बना पाऊँ। मुझे आपकी मदद की सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस QR कोड को स्कैन करें, कुछ अमाउंट डोनेट करें ताकि चैनल हमारा सस्टेन कर सके। या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, और कलरफुल नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ के अगले वीडियो में।